नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं हम पी चिदंबरम का। देश का गृह मंत्री, अर्थ मंत्री रहा व्यक्ति इतना झूठा हो सकता है, इतना बेईमान हो सकता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह कर सकता है और देश के देशभक्त अधिकारियों को जेल में सड़ाने के लिए एक षड्यंत्र का पूरा सूत्रधार हो सकता है। क्या कभी ऐसा हिंदुस्तान ने और इस देश को आजाद करने वाले शहीदों ने सोचा था? इस देश के लिए मरने वाले सैनिकों को जो सीमा पर रहते हैं, क्या उनको पता होगा कि कभी हमारे देश का गृह मंत्री ऐसा भी हो सकता है? लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि सोनिया के राज में एक ऐसे गृह मंत्री ने इस देश पर राज किया, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को हाथ में लिया, जिसने षड्यंत्र और केवल षड्यंत्र किए। केवल एक मुद्दे में नहीं, इशरत जहां का झूठा हलफनामा दायर किया, अपने बेटे के थ्रू कितने डील किए। एक तरफ आर्थिक गुनहगारी के ईडी से लेके तमाम जो इकोनॉमिकल ऑफेंस करने वाली एजेंसियां है, जो इकोनॉमिकल ऑफेंस पकड़ती है, वो आरोपियों को पकड़ रही थी, तो बीबी उन लोगों को छुड़ाने के मोटे पैसे के केसेस लेके उनको बेल दिलवा रही थी। तमाम ऐसे मामले जो पी चिदंबरम के बारे में हमारे पास है और लोकसभा में जो गूंज नहीं रहे और भारत के मीडिया में नहीं आ रहे, उनको भी आज आपके सामने लेकर आएंगे। आज के पी चिदंबरम को अरेस्ट कब, इस मुद्दे पर हमारे साथ हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जुड़े रहेंगे, जो कि भ्रष्टाचार के आंदोलन के बड़े प्रणेता और हिंदुस्तान के आम जनता के आशा के स्रोत है। स्वामी जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। स्वामी जी के स्वागत के साथ साथ हम आपको मुद्दे पर नजर डालते हैं। क्या है मुद्दा? देखिए, कितनी खतरनाक होती हैं राजनीतिक साजिशें। इनमें ना अपनों को बख्शा जाता और ना परायों को। यहाँ तक कि राजनीतिक मकसद के लिए देश की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया जाता है। देश की सुरक्षा एजेंसियों को आपस में लड़ाया जाता है, अपने ही सुरक्षा अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाता है। अधिकारियों की प्रताड़ना भी दिल दहला देने वाली होती है। जी हाँ, यही सब हुआ है पी चिदंबरम के देश का गृह मंत्री रहते हुए। दरअसल कांग्रेस सरकार को मोदी के नेतृत्व से डर था। वो मोदी को खत्म करने के लिए हर षड्यंत्र रच रहे थे। इसके लिए उन्होंने देश की सुरक्षा तक को भी ताक पर रख दिया। लश्कर के कुछ आतंकी नरेंद्र मोदी को मारने के मकसद से गुजरात में घुसे। आईबी ने पहले ही उनको ट्रेस कर लिया। आईबी ने सारी सूचनाएं गुजरात पुलिस से साझा की। इसके बाद गुजरात पुलिस ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए जाल बुना। लश्कर के इन आतंकियों में इशरत नाम की एक सुसाइड बॉम्बर थी। गुजरात पुलिस ने इन चारों आतंकियों को मार गिराया, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने इशरत को मासूम कहना शुरू कर दिया। बंगाल में आतंकी इशरत के नाम पर एम्बुलेंस चलाई कम्युनिस्टों ने। बिहार के मुख्यमंत्री ने आतंकी इशरत को बिहार की बेटी कहना शुरू कर दिया। केजरीवाल इशरत के समर्थन में आ गए। वहीं कांग्रेस ने मामले को भुनाने के लिए सारी हदें पार कर दी। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम इसके अगुवा बने। कुछ लोगों का मानना है कि पी चिदंबरम ने इसके लिए अलग से एनआईए का गठन किया। इसके बाद सारी हदें अपने आप टूटने लगी। आतंकी इशरत मामले से जुड़े हर अधिकारी को परेशान किया जाने लगा। आईबी के अधिकारी राजेंद्र कुमार ने तो सारे मामले का पर्दाफाश तभी कर दिया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को ही इस मामले का षड्यंत्रकारी बनाकर पेश कर दिया। अब क्या था, देश की आईबी और सीबीआई सुरक्षा एजेंसियां आमने सामने आ गई। दोनों टॉप सुरक्षा एजेंसियों में टकराव शुरू हो गया। आईबी के अधिकारियों को सिगरेट से जलाया जाने लगा। अधिकारियों पर मोदी को फंसाने के लिए झूठे हलफनामों पर हस्ताक्षर कराने को मजबूर किया जाने लगा। कुछ अधिकारियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? क्या चिदंबरम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का केस नहीं चलना चाहिए? कोर्ट को गलत सूचना देने का अवमानना केस नहीं चलना चाहिए? देश को गुमराह करने और आतंकियों को बचाने के लिए क्या सजा होगी, उस पर नहीं सोचना चाहिए? वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने की इजाजत देकर चिदंबरम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब देश का गृह मंत्री ही आतंकियों का समर्थन करने लगे, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने लगे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो क्या होगी उस देश की सुरक्षा? कैसे काम करेंगे देश के सुरक्षा अधिकारी? जब देश की सुरक्षा एजेंसियां ही आपस में लड़ने लगे, तो कैसे होगी देश की रक्षा? सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, आपका बिंदास बोल में स्वागत है। हिंदुस्तान जानना चाहता है आपके मुंह से कि इस देश का सबसे बड़ा बदमाश जो
होम मिनिस्टर रहा है, उसका आप क्या करने जा रहे हैं? वो तो बहुआयाम चोर है। ऐसे नटवर लाल बहुत दिन के बाद पैदा हुआ है और इसने कौन सी क्षेत्र में अपराधी नहीं है या आरोपी तुरंत बनने लायक नहीं है। हाशिमपुरा में 42 मासूम मुसलमान लड़कों को नरसंहार हुआ था, उसके लिए इसने जाकर वहां एक दिन पहले बैठ करके सारे पीएसी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी को बुलाकर उनको सलाह दी और उन्होंने ये भी कहा कि इनको सबक सिखाना है, इसीलिए इनको एक एक को मारो। तो वो नरसंहार आज दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। मेरी बहस में मैं कह रहा हूँ कि चिदम्बरम ने हुक्म दिया, ये बेचारे जवान लोग वो क्या जानेंगे। उन जवानों में एक मुसलमान भी था, तो फिर नरसंहार कैसा मुसलमान लड़कों को कर सकता है, वो एक है। फिर आज एयरसेल मैक्सिस का मैंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया कि ये इसने एक नाजायज फॉरेन इन्वेस्टमेंट डील जो फिलीपींस की लिट्टे का जो दोस्त है अनंत कृष्णन, उसका मैक्सिस कंपनी को 100% हिंदुस्तानी कंपनी एयरसेल को बेच दिया, जो हमारे कानून में लिखा है कि कोई भी विदेशी 74% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है। उसने सारा कुकर्म करके उसको 100% दे दिया और उसका केस अब उसमें पहली बार वो जेल जाने की नौबत आएगी, क्योंकि वो एयरसेल का चार्जशीट उसकी पूछताछ हो गई, जो हमारे अखबार वाले देते नहीं है और किसी को पता नहीं है। ये पूछताछ होने के कारण अब उसकी चार्जशीट होगी, फिर कोर्ट में हाजिर होंगे और उसके बाद उसको गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। और भी ऐसे हैं। अब उसके बेटा, उनको 14 देश में, वो बेरोजगार है, वो किसी काम के लायक नहीं है, उसको 14 देशों में इतनी संपत्ति है और उसने एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने छापा मार के सब पता कर लिया। इसने उज्बेकिस्तान से वैश्या को यहाँ आयात किया और उनको पता नहीं कौन से हमारी देश की रहस्य उनके पास पता लग गई। स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने के, उससे मुनाफा कमाने के लिए बेटे के लिए व्यवस्था की। एक भी आयाम नहीं छोड़ा उसने। और लेकिन इसको अकेला दोषी नहीं ठहरा सकते। उसने जो भी कमाया उसका हिस्सा सोनिया गांधी को दिया और इसीलिए सोनिया गांधी आज एकमात्र है कांग्रेस पार्टी में जो खुलकर कहती है कि चिदम्बरम को बचाओ। तो ये सारी बातें को हमारे आज, जहां तक इशरत जहान का सवाल है, वो तो अभूतपूर्व अपराध है कि एक होम मिनिस्टर जो सरदार पटेल की गद्दी में बैठकर जो एफिडेविट तैयार हुई थी, उसको ऑफिसर्स ने कहा हम तो नहीं इसको बदलेंगे, तो उन्होंने खुद डिक्टेट करके जो पुरानी एफिडेविट है जो सच था उसको वापस बुलाया और भेज दिया अपना लिखा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट को बताया नहीं कारण क्या था। तो आज उस पर भी उसको सजा मिलने वाली है। तो इसका कोई अंत नहीं है। चिदम्बरम, मतलब तो ये हुआ स्वामी जी कि चिदम्बरम देश के होम मिनिस्टर नहीं थे, सोनिया गांधी के होम के मिनिस्टर थे। सोनिया गांधी के नौकर थे, चपरासी थे और उनका होम को तो उसको अंदर नहीं आने देती थी। वो ऑफिस में बैठा के बात करती थी। हाँ, क्या इस देश में अब तक के किसी भी जो इटालियन बोल सकते थे। तो अहमद पटेल को भी इटालियन आती है? अहमद पटेल भी एक ही उस 10 जनपद का एक ही हिस्सा में प्रवेश कर सकता है। जहां वो चर्च बनाई है, एक छोटी सी चर्च 10 जनपद के अंदर बनाई है, वहां तो उसको आने नहीं देते। वहां एक मलयाली बिशप को बुलाते हैं हर संडे। इस देश के किसी भी गृह मंत्री पर इतना संगीन आरोप नहीं लगा। आरोप तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अब इसको सुनने और कार्रवाई आगे बढ़ाने की दिशा में जब कहा है, तो क्या चिदम्बरम जैसे व्यक्ति को डूब नहीं मरना चाहिए? उसको तो वो तो बेशरम है, नहीं तो उज्बेकिस्तान से वैश्या का आयात करेगा।
इतनी जो आप ये वेश्या वाला मैटर बता रहे हैं, ये क्या, कैसे आयात किया था, क्यों किया था, क्या इसके पीछे का पूरा षड्यंत्र था? अच्छा होगा आप हिंदुस्तान को पूरा बताएं। बात साफ साफ ये बात है, मेरे पास कई ऐसे नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसका एक अभी न्यूज़ एक्स ने हमसे प्राप्त की है, जिसको उन्होंने अभी खुलासा की है। वो है कि इशरत जहान और 3 पाकिस्तानी यानी आतंकवादी उनके सहित आ रहे थे। इशरत जहान आतंकवाद बन गई थी क्योंकि LET की जो वेबसाइट थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया था और इसीलिए उनके बारे कोई संदेह ही नहीं है। अब बाद में हेडली ने पुष्टि कर दी और कर दी, वो तो दूसरी बात है। और उसने एक हिंदू जिसने इस्लाम धर्म को ले लिया था, यानी उसका धर्म परिवर्तन हो गया था, कोई पिल्लई का नाम से, केरल से, उसके साथ उसको इश्क हो गई और वो बड़ा आतंकवादी था और 2 पाकिस्तानी थे। इन चारों ने नेपाल से घुसपैठ करके गुजरात पहुंचे और तब पता लग गई हमारी एजेंसी को, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मारने के लिए आए थे। तो उन्होंने जैसे वो अहमदाबाद शहर में आए, उनको ये GPS से पता लग गया, जो सैटेलाइट से इंटरसेप्ट हो सकता है कि वो कहाँ हैं। तो पुलिस गाड़ी उनकी पीछा की, इन्होंने देखकर उस तेज़ी से गए और फिर उन्होंने टायर को गोली चलाई तो गाड़ी एक तरफ पलट गई। वो इन्हें किनारे में जाकर रुकना पड़ा उसको। तब एक आतंकवादी बाहर निकला गन के साथ, तो फिर यहाँ से इन्होंने गोली चलाई और अंदर भी चलाई। उनका ही बयान हम आपको दिखाते हैं, मैंने कल ही उनका चलते चलते शूट करके लाया है। वंजारा जी, DG वंजारा क्या कहते हैं अपने बयान में, खुद देखिए। मेरी जो असली एक पीड़ा है, जो मेरे भीतर में बटोर के बैठा हुआ हूँ, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। कोई आतंकवादी मारे जाते हैं या तो कोई आतंकवादी घटना होती है, तो इस देश के अंदर, देश के कोने कोने में से किसी न किसी प्रकार के लोग खड़े हो जाते हैं और आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। इस देश का ह्यूमन राइट कमीशन करता है, मीडिया करता है, सोशल एक्टिविस्ट, तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट। हाँ हाँ, और कहीं न कहीं मतलब आतंकवादियों की फेवर में बात करने वाले, ये निर्दोष है, ये निर्दोष थे, ये गलत मार दिए गए। तो आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स होते हैं, आतंकवादियों की तरफेण में बोलने वाले कई लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो आतंकवादियों के खिलाफ काम करते हैं, अपने ऊपर जोखिम झेल के, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर जोखिम झेल के आतंकवादियों के खिलाफ जो काम करते हैं और अपनी फर्ज निभाते, अपना कर्तव्य निभाते, जब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज का, किसी फोर्सेस के जब वो शिकार बन जाते हैं, झूठी तरह से, बिल्कुल झूठे इल्जाम लगा के इनको जब जेल में भेज दिया जाता है, तो मेरी पीड़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आज मैं मेरी पीड़ा बताता हूँ कि पुलिस की तरफेण में बोलने वाला कोई होता नहीं। कोई नहीं। गुजरात की पुलिस ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया, वो गांधीनगर की ओर जा रहे थे। हमारे पास पूरा एक इंटेलिजेंस इनपुट था। जब पुलिस ने प्रिवेंट किया, गुजरात की पुलिस ने, टीम ने, जब ये जो व्हीकल आ रहा था उसको जब प्रिवेंट किया, तो वो लोग उतरे और सीधा फायरिंग किया इन लोगों ने। जब पुलिस के ऊपर फायरिंग होता है तो भारत का कानून पुलिस को सत्ता देता है, पुलिस को सक्षम बनाया देता है। सेल्फ डिफेंस में वो काउंटर फायरिंग है वो पुलिस कर सकती है। तो काउंटर फायरिंग में ये लोग मारे गए, ये लोग काउंटर फायरिंग में मारे गए हैं। ये DG वंजारा जी है जिनको चिदम्बरम के और सोनिया के सरकार ने 8 साल तक जेल में रखा और जिस इशरत जहां को लेकर सारा भ्रम फैलाया गया, झूठा एफिडेविट दिया गया, उस इशरत जहां के मैटर पर हमने चलते चलते किया है DG वंजारा जी से। या आप शनिवार रविवार 7:30 और 9:30 बजे देख सकते हैं। स्वामी जी, DG वंजारा जी का दर्द मैंने देखा मुंबई में उनका इंटरव्यू करते हुए। उन्होंने इतने फैक्ट्स को सामने रखा है कि इस फैक्ट्स को सुनने के बाद 1 मिनट लगाए बगैर
चिदंबरम को जेल में डालना चाहिए? बात तो सही है। मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसके बाद एक एसआईटी बनी गुजरात कोर्ट के कारण। उस एसआईटी में उस समय पहला अच्छा आदमी को तो इन्होंने कहीं अरुणाचल भेज दिया, तो वो आ नहीं सका, तो फिर सत्यपाल सिंह जो आजकल हमारे बीजेपी के एमपी है उनको बनाया, और उनका बड़ा अच्छा पुलिस रिकॉर्ड था, बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। तो फिर उन्होंने एक ऑथराइज किया कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक टीम और सीबीआई के सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये दोनों जाकर जैसे वो घटना हुई, माने गाड़ी आती है और फिर उसकी पीछा करते हैं, फिर उसको फिर गोली चलाते हैं टायर पर, गाड़ी रुक जाती है, आदमी एक बाहर आता है, गोली चलती है, और इन्होंने रिटर्न फायर, डिफेंस फायर, अपने बचाव के लिए पुलिस फायर करती है, फिर अंदर गोली चलती है, गाड़ी के अंदर सब मर जाते हैं। इसका रिक्रिएट किया, एक बार नहीं 2 बार, और उसकी जो रिक्रिएशन में जो बात आई वो 100% जो एफआईआर में रजिस्टर्ड थी वही आई। और फिर उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एसआईटी को दिया, और फिर सत्यपाल सिंह ने उसको स्वीकार किया। उसका एक मेंबर नहीं तैयार था, क्योंकि एक मेंबर को उस गुजरात का कमेटी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा चेयरमैन, वो सत्यपाल सिंह, और फिर एक गुजरात पुलिस के तरफ से, और एक जो अक्यूज यानी जो जिनका नुकसान हुआ, जिनका परिवार का कोई, उसकी नुमाइंदा एक होगा, वो था ये वर्मा, जो बाद में एसआईटी का चेयरमैन बनाया गया। और ये कमेटी ने मेजॉरिटी से तय किया कि ये इस रिपोर्ट को अडॉप्ट करना है। फिर गवर्नमेंट ने ऐसा हालत की सत्यपाल सिंह की, उसको जाना पड़ा बम्बई, और चले गए, और वहाँ वो पुलिस कमिश्नर बन गए, और ये हमेशा वर्मा बन गए। और उन्होंने वही वर्मा जिसने कहा कि वो जो अफजल गुरु का कांड हुई थी पार्लियामेंट में, ये वाजपेयी सरकार ने कराई थी, उसने जो उस समय बोला था। तो ऐसे हास्यास्पद बात बोलने वाले उसको कांग्रेस को बहुत पसंद आई, और उसको बनाए एसआईटी के चेयरमैन। और उसने उसको कहा कि नहीं, चिदम्बरम ने उस रिपोर्ट को लेकर आर्काइव में डाल दी। अब आर्काइव से मैंने निकलवाई, और पढ़ने के बाद इतनी सुंदर विवरण है उसमें कि सब जिसको भी दिखाया, एक्सपर्ट को कहते हैं कि इतना बढ़िया रिपोर्ट ऐसा बन सकता है कि जहां सारा रिक्रिएशन करके एक एक पॉइंट को सिद्ध कर दी, तो ये पहले आ जाता तो फिर सारा साफ हो जाता। परंतु चिदम्बरम ने उसको होने नहीं दिया, और एलईटी के लिए किया। एक और बात, ये एलईटी के साथ कांग्रेस के साथ कोई रिश्ता है, क्योंकि 2006 में विकीलीक्स के अनुसार राहुल गांधी ने अमेरिकन डिप्लोमेट को कहा कि हम मानते हैं कि एलईटी कम खतरनाक है और आरएसएस ज्यादा खतरनाक है, हिंदू टेरर ज्यादा खतरनाक है। ये उन्होंने अमेरिकन डिप्लोमेट को कहा। ये कोई औचित्य होता है, कोई मर्यादा होता है कि एक पार्लियामेंट के मेंबर जाके अमेरिकन एम्बेसी में ऐसी गंदी बात करे और देश के विरोध में? फिर अमेरिका ने सारे दस्तावेज इंडिया से मानकर समझौता एक्सप्रेस एलईटी ने की, और एलईटी को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करा दिया यूनाइटेड नेशन से। उसके तुरंत बाद चिदम्बरम कहते हैं कि नहीं, ये एलईटी ने नहीं किया, ये हिंदू टेरर ने किया, और 5 मासूम लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया, जिनको टॉर्चर किया, दुनिया भर के कुकर्म किया उनके साथ। और आज एलईटी के लिए समझौता एक्सप्रेस के आरोप में आसिमानंद जैसे संत अभी भी जेल में है, और आसिमानंद जी का गुनाह केवल इतना था
कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में वनवासी जो लोग हैं उन लोगों का जो खुलेआम धर्मांतरण क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हो रहा था वो धर्मांतरण उन्होंने रोका। वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम किया जिसको शबरी कुंभ कहा जाता है, और आदिवासियों को, वनवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, जिस कारण चर्चेस उनके खिलाफ थी और इसीलिए उनको केवल समझौता एक्सप्रेस के केस में फंसाया गया। अब उनकी बाहर आने की क्या आशा है आसिमानंद जी की? इसीलिए तो उड़ीसा में हाँ और मैं जानता हूँ, उसी प्रकार से उड़ीसा में भी एक स्वामी जी और आज ये जो जेल में हैं आसाराम बापू, इन दो ये सब धर्मांतर के विरुद्ध में उन्होंने काम किया। इसीलिए सोनिया गांधी उनके ऊपर नाराज और जेल में भेज डाल दिया उनको झूठे केस में। तो मैं आपसे कहता हूं कि एलईटी और कांग्रेस का कोई रिश्ता है। सोनिया गांधी का पैलेस्टीनियन के आतंकवादियों से रिश्ता थी जब वो लंदन घूमती थी, तो 63-64 के बाद 68 तक शादी के पहले, और उसके बाद रिश्ता बनी रही। ये तो मुझे पता है, राजीव गांधी ने खुद कहा। मैंने राजीव गांधी की जो असैसिनेशन हुई उस पर पुस्तक लिखी में मैंने फोटो भी दिखाया, मेरा और अराफात की बात जो हुई उसमें साफ पता लगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार एलईटी और कांग्रेस के क्या रिश्ता है इस पर जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, स्वामी जी के इस बात पर देश के प्रधानमंत्री रखा और देश के गृह मंत्री जो है भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस पर भी जांच करने की जरूरत है। इशरत मामले पर लौटते हैं। इशरत के लिए आंसू बहाने वालों की लंबी कतार है, कुछ चेहरे देख लीजिए। आइए अब आपको मिलवाते हैं आतंकी इशरत पर आंसू बहाने वालों से। ये है अरविंद केजरीवाल, जिनका कहना है गुजरात में कई मुसलमान मारे गए। इशरत भी एक ऐसे ही फर्जी एनकाउंटर में मारी गई। गुलाम नबी आजाद, जिनका कहना है इशरत और 3 लोग गुजरात में फर्जी मुठभेड़ में मारे गए। अगले समर्थक हैं कपिल सिब्बल, जिनका कहना है मोदी और अमित शाह को कौन बचा रहा है, इन्हें इशरत जहां के फर्जी एनकाउंटर में जेल में डाल देना चाहिए। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा गुजरात के लोग जानते हैं इशरत जहां मुठभेड़ फर्जी थी। सबके चहेते मनीष तिवारी ने कहा एक लोकतांत्रिक देश में पुलिस को दिन दहाड़े हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं तथाकथित पत्रकार निखिल वागले ने कहा मैं इशरत के परिवार द्वारा 7 साल तक किए गए संघर्ष की प्रशंसा करता हूं। उनकी बेटी को आतंकी कहा गया लेकिन वो उसकी प्रतिष्ठा के लिए लड़ते रहे। और नीतीश कुमार साहब ने तो सबको पीछे छोड़ते हुए कह डाला कि इशरत बिहार की बेटी थी। पी चिदंबरम जो सबसे बड़े षड्यंत्रकारी बन के उभरे हैं, उन्होंने कहा कि अगर एक राज्य सरकार ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसा किया तो मुझे उस सरकार पर खेद है। और अपने आप को देश का सबसे बड़ा पत्रकार कहने वाले राजदीप सरदेसाई कहते हैं यह एनकाउंटर फेक था और पुलिस ने अवार्ड के लिए यह सब किया। तो वहीं शरद पवार कहते हैं इशरत निर्दोष थी और उसे एक आतंकवादी बना दिया। वृंदा करात ने शहीद इशरत के लिए एम्बुलेंस का उद्घाटन तक कर दिया। तो कम्युनिस्ट कविता कृष्णन ने फेमिनिज्म के नाम पर इशरत का सपोर्ट शुरू किया। वैसे जिस तरह से देश में आतंकियों के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, ऐसे में आप कैंडल के व्यवसाय के बारे में भी सोच सकते हैं। चलिए खैर अब आपको बताते हैं मुंबई हमले के दोषी डेविड कोलमैन हेडली ने क्या कहा। हेडली ने अमेरिकी जेल से पूछताछ में बताया इशरत जहां लश्कर की आतंकी थी, उसका मकसद नरेंद्र मोदी पर हमला करने का था। तो ऐसे में सारे आतंकी समर्थकों का पर्दाफाश आपके सामने हो चुका है। कहने को तो आपका दिल भी बहुत चाह रहा होगा, तो कहिए ना। स्वामी जी, जिन लोगों ने इशरत के केस पर राजनीति करने के लिए ना केवल घड़ियाली आंसू बहाए बल्कि देश को गुमराह किया, जैसे न्यायालय को गुमराह करने के लिए उन पर केस चल सकता है, वैसे देश को गुमराह करने के लिए भी ये सारे तथाकथित चोरों पर भी केस कैसे नहीं चल सकता। केस से ज्यादा पब्लिक इनको आगे वोट नहीं देना चाहिए। उससे वही सबसे बड़ी सजा होगी। केस में तो लंबी चलेगी, क्योंकि ये फिर आजादी की स्वतंत्रता की बात करेंगे। जो लाल सलाम की नारा लगाते हैं वो जाकर देखें लाल सलाम के देश में क्या होता है। चाइना में ऐसा बोल सकते हैं, रशिया में ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ लाल सलाम कहते हैं। बेशरम लोग, ये इनके लोग
पब्लिक में इनका एक्सपोजर होना चाहिए। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी की वोट हर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में कम होते गई है, एक इलेक्शन में भी थोड़ा बड़ा नहीं है। तो जहां थी एक जमाने में 30%, आज 1.5% भी नहीं है। उनकी जो मान्यता है, राष्ट्रीय मान्यता, वो भी समाप्त हो गई है। तो इसीलिए इसी प्रकार से ये फर्जी 420 चेहरों को ला रहे, इसलिए नए नए चेहरे को लाया जा रहा है, नए नए चेहरे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और भारत का मीडिया उनको हीरो बना रहा है। हाँ बिल्कुल, वो भी, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहां कहां से ये हो रहा है, कैसा पैसा हो। अब नलिनी के लिए वो आतंकवादी है, उसने बेशरम औरत, उसने राष्ट्रीय, एक हिंदुस्तानी होने के बाद उसने एक श्रीलंका तमिल के आतंकवादियों के साथ इश्क करने के कारण राजीव गांधी को मरवाने के लिए तैयार हो गई, और उसको छोड़ने में टीवी सब दिखा रहे हैं। ये कहा, ये तो हमारी देश में देशभक्त का, जो मकौले ने शुरू से कहा कि देशभक्त की विचारों जिनका आई उनको सबसे ज्यादा सजा देनी चाहिए। जैसे वीर सावरकर को अंडमान में जिस प्रकार से सताया गया था, कितने 12 साल के लिए, वैसे ही सबको यही करना है, उनको बदनाम करना है, उनको जगह नहीं देना है। और राष्ट्रवाद एक गंदा शब्द के बराबर हो या तुम्हारे करियर खत्म वाले वाली बात हो, ये पैदा करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीज, मनीष तिवारी और अखबार में लिखते, मेरे इंटरव्यू में भी मनीष तिवारी ने कहा है कि बदमाश आखिरी बचाव के लिए राष्ट्रवादी बनता है। वही कहता है कि ये तो जो देशद्रोही है वो तो आखिरी में सोचता ही नहीं, वो तो पहले ही कर देता है। हाँ। वो तो देश को बिगाड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। समझ, हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए इशरत जहां, तमाम ऐसे मामले जिस मामले पर चिदंबरम ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जुड़े हुए। स्वामी जी के पास चलते हैं, उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं ऐसे आतंकवादियों के समर्थकों को। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है। मित्रों, गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे। मित्रों, गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोग हैं इन चीजों को भूल जाना चाहते हैं, सच्चाई को उजागर करने की उनकी हिम्मत नहीं है मित्रों, और इसलिए झूठी बातों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए। और इसलिए मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां गढ़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं, उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। स्वामी जी, ये जो मोदी जी भी प्रधानमंत्री के बनने के पहले उन्होंने कहा था कि इस देश में ऐसे 5 स्टार एक्टिविस्ट है। हालांकि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे कई 5 स्टार एक्टिविस्टों का दाना पानी जो विदेश से आता था वो बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे विशावल है जो आज भी हिंदुस्तान में जीवित है। आखिर कैसे रोकेंगे उनको? नहीं, ये धीरे धीरे अब हो रहा है। देखिए, आज एक अभूतपूर्व घटना हुई कि यूनाइटेड स्टेट्स का कांग्रेस के, उनका जो पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं,
उस कांग्रेस की जो एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का कमिटी है, हाँ, जिसके सिफारिश पर नरेंद्र मोदी की वीजा को कैंसिल किया था, वो कमिटी आज हिंदुस्तान आकर यहाँ जांच करनी चाहती है कि हम यहाँ के माइनॉरिटीज और दलितों को किस प्रकार से बहुमत हिंदू समाज व्यवहार कर रही है। ये पता करने के लिए उन्होंने वीजा के लिए एप्लीकेशन दिया और सब तैयारी करके लंदन तक पहुंच गए थे यहाँ आने के लिए। लेकिन हमारी सरकार ने हिम्मत की, जो पहले कभी हमारी सरकार कर नहीं सकती थी, और उनके सारे वीजा को कैंसिल करके कहा कि तुम्हें यहाँ स्वागत नहीं हो सकता, आप चले जाइए अपने घर देश वापस। तो इसी प्रकार से सीमा पर आर्मी के लोग मुझे कहते हैं कि पब्लिसिटी तो नहीं हो रही है, परंतु जितना पाकिस्तान गोली चलाती है उसका 10 गुना हम चलाते हैं। ये हमें छूट मिली है और इसी कारण से पिछले 6 हफ्ते से एक भी गोली फायरिंग नहीं हुई पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन पर। सब घुसपैठ टनल से आ रहे हैं और या नेपाल से आ रहे हैं, कोई दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन वो जो पुरानी होती थी, रोज हमारे 2-3 जवान मरते थे, अब सब रुक गया क्योंकि हमने सख्ती से जवाब दिया। तो ये सारे देखकर पश्चिम में लोग घबरा गए कि एक राष्ट्रवादी सरकार बहुत दिन चल जाएगी हमारे देश में और हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी और ये एक महाशक्ति का ध्रुव बन जाएगा। उस डर के कारण ये सारी चीजें हो रही है और हमारे कई लोग हैं, जिसमें पत्रकार भी हैं, जो कठपुतली बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल, पाकिस्तानियों की घुसपैठ तो कम हुई है, लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ पहले से मीडिया में, राजनीति में है, उनका क्या होगा? अब उनको धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि 60 साल की जो गुलामी की मंशा से चलाने वाली सरकार के जो हवा पड़ी, यानी असर पड़ी, उसको बदलने में, दिशा बदलने में समय लगेगा। परंतु ये किसी को निराशा नहीं हो चाहिए, कई क्षेत्र में बदल आ गई है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो विदेशी पैसा लेकर के यहाँ पत्रकार का काम करते हैं, उन पर भी कभी ना कभी जांच होगी। बिल्कुल। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, आपसे भी बात करना चाहते हैं, कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सुरेश भाई, राम राम। बोलिए। सुरेश भाई, मैं ये कहना चाह रहा कि हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, इनकी बात जो है देश के गांव के कोने कोने में जो है, जो बुद्धिजीवी आदमी है, वे चाहे किसी भी बिरादरी के हों, वे सब मिलकर जो है उस पर निर्णय लेके क्यों क्या सही है क्या गलत, उसी के हिसाब से लोग बाग वोटिंग दे। और लोगों ने हिंदुत्व पे सुब्रमण्यम स्वामी जी जैसे आदमियों की बात सुन के वोटिंग कर रखा। और अब जैसे अब चला पता चला कि कहीं भी हिंदुत्व का मुद्दा हो तो सरकार क्या है, ये तो राज्यों का मामला है, ये तो फलाना मामला है। अरुण जेटली जी क्या है कि मोदी सरकार की छवि खराब हो रही। अरुण जेटली जी को तो चुनाव जीतना नहीं, वे तो अब की बार भी हार गए, अगली बार भी हार जाएंगे। अरुण जेटली जी से मुक्ति मिलेगी कि नहीं, ये नरेंद्र भाई मोदी जैसे फौलादी मेटल है जो देश में, उन्हें भी छवि की चिंता में घुसेड़ दिया उन्होंने कि छवि एक मुलायम सिंह यादव है, आतंकवादियों का आते ही सबके सब छोड़ दिया। वो एक ये है जो हिंदू पे कुछ कार्रवाई नहीं करते, कुछ भी नहीं, हिंदू के समर्थन में कोई बात नहीं करता। स्वामी जी, ये सवाल का कोई जवाब? ये सवाल का जवाब तो नरेंद्र मोदी दे सकता है। मैंने तो अरुण जेटली को कुछ नहीं बनाया। चलिए, राजनीतिक मसला है, हम चिदंबरम के मामले पर बात कर रहे, इसी पर दोबारा लौटते हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले में इशरत जहां इनकाउंटर के कारण और तमाम ऐसे फर्जी मामलों में जिन डीजी वंजारा जी को फंसाया गया था, उनका चलते चलते इंटरव्यू हम आपके सामने दिखा रहे, शनिवार रविवार 7:30 और 9:30 बजे रात को। आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें चिदंबरम और देश के ऐसे तमाम सारे वो लोग नंगे हो जाएंगे जिन्होंने बुर्खा पहन के रखा था कानून का और फर्जीवाड़ा कर रहे थे कानून के नाम पे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन नेताओं की जुबान पे लगाम कब लगेगी सर? जब एक छोटा सा फौजी, एक्स सर्विसमैन या हो या चाहे ड्यूटी में लगा हुआ नेता हो, उसको ऊपर छोटी सी गलती के ऊपर कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो इन नेताओं की इतनी बड़ी बेवफाई के ऊपर क्या इनको क्या फांसी की सजा नहीं दी जा सकती?
दूसरा, जब देश धन्यवाद। में एक सवाल पूछिए, कई लोग आज स्वामी जी से बात करना चाहते हैं, इसलिए कम शब्दों में एक सवाल। स्वामी जी, कोर्ट मार्शल हो सकता है जवान का, तो देश का होम मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति जिसने शपथ ली है उसको क्यों नहीं कार्रवाई? नहीं, होम मिनिस्टर पर तो कार्रवाई निश्चित होगी, उसमें तो दो निसंदेह है। परंतु जो बोलते रहते हैं बोलने दीजिए। हम पहले अपनी कमजोरी को दूर करें। हम हिंदू सब बटे हुए हैं, जात पर, इस पर, उस पर, कोई रिजर्वेशन पर बटा हुआ है। सबको एक हो जाना चाहिए। कहेंगे कि हाँ हमारे हिंदुओं के बीच में, क्योंकि हमारे समाज में सदा मतभेद है, परंतु जब वोटिंग की बात आएगी हिंदू के लिए हम जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी की संभावना है कि हिंदू के लिए कुछ कर सकती है उसको हम देंगे। ये इकट्ठा हो जाए, 80% की आधा ही इकट्ठा हो जाए, 2/3 बहुमत में पार्लियामेंट में मिल जाएगी, उसके बाद ही इनका कोई कीमत ही नहीं होगा। तो कमजोरी तो हमारे में है, उनमें कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इशरत जहां मामले पर, ये आपको दिखाते हैं। गुजरात के अंदर एक इशरत जहां नाम की लड़की को, आतंकवादी लड़की को, हमारी पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया। अब उसको मार गिराए। आपको मालूम होगा उस दिन, याद कीजिए, सारे दुनिया के 5 स्टार एक्टिविस्ट मोदी पर टूट पड़े थे। एक नौजवान लड़की को मार दिया, निर्दोष लड़की को मार दिया, गोली से भून दिया। ये खुद आतंकवादी है, यहां तक चले गए। और जब 3 दिन के बाद वाजा टाइम्स, जो लश्कर-ए-तोयबा का एक मुखपत्र है, उसने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान में आर्टिकल छपा कि हमें शान से गौरव हो रहा है कि इशरत जहां जैसी एक लड़की ने हमारे मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया। जब पाकिस्तान में तब जाकर के चुप हो गए, फिर पता नहीं उनकी रिकॉर्ड की हुई कैमरा वाली तो चीजें कहां चली गई, वो चद्दर चढ़ाने वाले कहां चले गए, सारे खो गए। चुप है, 2 साल, इतने साल हो गए, चुप है, वो पूछने वाला नहीं उनको। अगर मैंने ऐसी गलती की होती तो साहब, क्या सिलसिलेवार घटनाएं रही इशरत जहां मामले में, इसको देखते हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी की राह में हर तरह के कांटे बिछाए, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया, अपने ही अधिकारियों को प्रताड़ित किया। लेकिन अमित शाह को फंसाने के सपने देखने वाले चिदंबरम अब खुद ही फंस रहे हैं। खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक राजेंद्र प्रसाद और पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई के बाद अब गृह मंत्रालय के पूर्व अपर सचिव आरवीएस मणि ने सनसनीखेज खुलासा किया। मणि ने झूठे बयान के लिए सीबीआई पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मणि ने कहा, इशरत का इनपुट देने वाली आईबी के विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार और अन्य को फंसाने के लिए 2013 में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। सीबीआई के अधिकारी संतोष वर्मा ने उन्हें काफी प्रताड़ित किया। आईबी अधिकारियों के खिलाफ बयान न देने पर उन्हें सिगरेट से जलाया गया। उन्होंने अपने जले हुए कपड़े और शरीर पर सिगरेट दागने के निशान दिखाए। गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा के अपर सचिव मणि ने इशरत मामले में पहला हलफनामा दाखिल किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने 2009 में दायर इस हलफनामे में इशरत को आतंकी बताया गया। 2 महीने के भीतर ही इस हलफनामे को बदल दिया गया। मणि ने कहा, दूसरे हलफनामे से वो सहमत नहीं थे, उन्हें राजनीतिक दबाव में इस हलफनामे पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। लेकिन अब मामला खुलकर सामने आ गया। ऐसे में चिदंबरम की सारी राजनीतिक साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली ने इशरत जहां को लश्कर की सुसाइड बॉम्बर बताया। हेडली ने इशरत और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सभी राज खोलकर सामने रख दिए। अब देश के सामने सारी हकीकत आ रही है। चिदंबरम की सारी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। वहीं कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एमएल शर्मा की जनहित याचिका से पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें और बढ़ गई। शर्मा ने पूर्व गृह मंत्री पर सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट को झूठी जानकारी देने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने का अनुरोध किया। चिदंबरम पर इशरत के लश्कर से संबंधों के बारे में अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया।
इस पूरे मसले पर राजनीति करने वालों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इसमें गुजरात के दूर के मामले में भी कैसे कूद पड़े, देखिए। मामले में मैं बता देता हूं, इशरत जहां के मामले में हमारी पार्टी ने खुल के डिमांड की थी कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। जब इशरत जहां मामले में हम लोगों ने डिमांड की कि वो इसका इंडिपेंडेंट, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि आप तो बाटला हाउस मामले में वो एनकाउंटर सही था कि गलत था, इसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जब वो एनकाउंटर हुआ तो उसके तुरंत बाद प्रशांत भूषण जी और एक सिटीजन्स की कमेटी बनी थी जो मौके पे गई थी और उन्होंने वहां के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे किए थे। उनको इस बात पे शक था कि वो एनकाउंटर फेक है। स्वामी जी, ये केजरीवाल भी इस कतार में हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है। केजरीवाल का जो मूल सिद्धांत है वो तो नक्सलाइट का है और कोई छिपी बात नहीं है। उनके जो बैकग्राउंड में जो राजनीति में आने के पूर्व जो उनको लोग जानते थे, उनसे बात करने से बिल्कुल साफ हो जाती है। वो तो कोई प्रशासन चलाना कुछ जानता नहीं है और जितना तोड़ फोड़ कर सकता है, जितना आतंकवादी शक्तियों को समर्थन दे सकता है, वैसे वो बोलता है। और दिल्ली में कोई जो भी वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा वाईफाई दे देंगे सारा दिल्ली में, कहीं भी नहीं वाईफाई है। तो ये सबसे सरल काम है, वो नहीं कर सके। और मैं तो कहता हूं कि केजरीवाल छोड़ो, क्या कभी इसको पकड़ लेंगे, कोई जाति के नाम पर किसी को पकड़ लेके रिजर्वेशन, जाति रिजर्वेशन के लिए भड़काएंगे। ये सारी जो शक्तियां हैं उनको इशारा विदेशों से भी मिल रहा है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। उसमें ये एक कड़ी है, एक चेन में एक ब्रेसलेट है, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल। इस पूरे मामले पर कई कॉलर आज हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ कॉलर को और मौका देते अपनी बात को रखने का। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। सर बस ये बोलना था कि अभी जैसे इशरत जहां का मामला एक्सपोज हुआ है, तो कहीं ऐसा ही तो नहीं कि ऐसा ही सोहराबुद्दीन मामले में और मालेगांव बम ब्लास्ट में जो हुआ, साध्वी प्राची को फंसाया गया है, तो ऐसे केसेस में भी शायद ये फर्जी मामले पर तो पूरा प्रकाश डालेंगे खुद बीडी वंजारा जी, और डीजी वंजारा का इंटरव्यू आप देखिए, उसमें ये बात आपके सामने जरूर आएगी। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? स्वामी जी से मेरा प्रश्न है। स्वामी जी, आपको जैसे पता है कि चिदम्बरम साहब कुछ दिन के लिए वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में चले गए थे, और वित्त मंत्रालय में जितने उन्होंने डिसीजन लिए थे उसमें कुछ एक फाइलें हमारे गृह मंत्रालय ने सीबीआई में खोली थी। जो सीबीआई में फाइलें खुली थी उनको उन्होंने बड़ी आसानी से जाकर बंद करवा दिया। उनके जो खास ऑफिसर थे उनको बंद करवा दिया उन्होंने, और उनका बेनिफिट उन ऑफिसरों को मिला है। क्या आप ऐसी पहल करेंगे कि जब वो वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में गए तो उन्होंने कौन कौन सी फाइलें बंद कराई, किस किस को उसका लाभ हुआ? ये पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप कहें तो मैं आपको ट्विटर पे भी भेज सकता हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी फाइलें बंद करा दी कि जहाँ करोड़, मतलब कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले थे, लेकिन क्योंकि उनके पास वित्त मंत्रालय के पास बात गृह मंत्रालय आ गया। आपका मुद्दा पहुंच गया है स्वामी जी। नहीं, वो तो बात है। मैं उदाहरण देता हूं, एयरसेल मैक्सिस क्या है मेरा केस कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में जो नाजायज फैसला हुआ उसको उसने पुष्टि कराया, अपने ही लोगों को बैठा करके उसने रिकमेंडेशन अपने को पहुंचाया और फिर उसको स्वीकार किया। क्या था कि हमारे कानून के अनुसार कोई विदेशी कंपनी 74% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता किसी कंपनी में। इसने 100% एक लिटे के जान पहचान मालिक अनंत कृष्णन, मलेशिया का, तमिल के थे मूल, परंतु कई पीढ़ियों से फिलीपींस मलेशिया में रहते हैं, उनको उन्होंने बेच डाला और फिर उसकी पुष्टि, उस फाइल को सारा दबा दिया था। अब मैंने उसको सब बाहर निकाला है।
सीबीआई को मैंने कंप्लेंट दी थी, उसको दबा के रखा। अभी भी सीबीआई थोड़ा डरती है क्योंकि चिदम्बरम के अनेक जो उनकी बनाई हुई ऑफिसर्स हैं वो हमारी सरकार में है, वो धीरे धीरे एक को हटाया जा रहा है। एक था वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके लिए मुझे चिट्ठी लिखना पड़ा, तुरंत नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी देखकर वास्तविकता पता की और उस ऑफिसर को छुट्टी कर दी। तो हमें तो ये करना है, ये तो 60 साल की जो गंदगी है इसको साफ करने के लिए हम 2 साल हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। और इसलिए स्वच्छता अभियान जमीन पर तो चलना चाहिए, सरकार के अंदर, अधिकारियों के अंदर भी चलना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है स्वामी जी से कि जिस तरीके की गंदगियां, जिस तरीके का सब कुछ ये कर रहे हैं नेता लोग, खास तौर से कांग्रेस के और ये नए लोग जैसे मायावती हैं, मुलायम सिंह हैं, क्या इन सब का कभी कुछ छुटकारा मिलेगा भारत को इनसे? स्वामी जी, तो मिलना ही चाहिए, उसके लिए तो लगे हुए हैं। आखिर में सोनिया गांधी को तो हमने कटघरे में खड़ा कर दिया, आरोपी के रूप में, मुलजिम के रूप में। ये पहले कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। राजा को जेल भिजवा दिया जो मंत्री था, कोई मंत्री जेल नहीं जाएगा ऐसा बात होती थी। 2G में वो चले गए, और भी अभी चिदम्बरम जाने वाले हैं एयरसेल मैक्सिस में। तो धीरे धीरे करेंगे, इसमें समय लगता है। उनका भी जो हमारी संविधान में अधिकार है उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। देश के सबसे बड़े बड़े वकील लोग नहीं कहते हैं कि हम इनका तुम्हारे केस नहीं लेंगे, उनको बड़ी बहुत अच्छी फीस मिलती है तो सब आ जाते हैं उनके लिए। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको निराश नहीं होना चाहिए, ये होगा, परंतु ये धीरे धीरे होगा। बिल्कुल। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, मेरा कहना है कि ये जो डिबेट चल रही है आपकी चिदम्बरम के ऊपर, मेरा कहना यह है जो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, केवल मैं एक सच्चाई और वास्तविकता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। और सच्चाई और वास्तविकता यह है कि स्वामी जी जो भी काम निकाल के धीरे धीरे एक एक चीज को बहुत पॉइंट टू पॉइंट रख रहे हैं, ये लोगों की जानकारी में नहीं है। आज की जो अवेयरनेस हो रही है, जो जागरूकता नहीं है पब्लिक, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान को हिंदुत्व की पहचान के लिए ये बहुत जरूरी है। ये लोग इतने, कांग्रेस इतनी मक्कार हो चुकी है कि ये सबको मिटाना चाहती है। और आरएसएस जो देश के लिए मर रहा है, देश के लिए करता है, सब कुछ देश के लिए करता है, और ये उनको गद्दार बताते हैं, कमीन। गाली मत दीजिए, इस मंच का उपयोग अपशब्द उपयोग में नहीं लाइए, हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप अपना पक्ष को रखिए, लेकिन अपशब्दों का, गाली गलौज का उपयोग मत करें। हमारे पास इस संविधान ने बहुत मजबूत अधिकार दिए हैं, और यहाँ पर खड़े होकर हम देश के किसी भी महाशक्ति के खिलाफ, भले वो सत्ता में हो ना हो, या कितनी भी सत्ता के बाहर का बड़ा केंद्र हो, उसके खिलाफ दहाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गाली गलौज नहीं करें। स्वामी जी, कार्यक्रम के अंतिम छोर के तरफ बढ़ते हैं। हमने चिदम्बरम के बेटे की बात की, उनकी खुद की बात की, लेकिन उनकी पत्नी जो है, उनके बारे में भी अब कोर्ट ने उनको वारंट भेजा है। हाँ, समन्स, हाँ भेजा है। वो शारदा, इसमें वो मजेदार बात है। वो दो पक्ष और विपक्ष थे। एक मनोरमा कोई थी जो सिनेमा, वो टीवी स्टेशन शुरू करने वाली थी, और दूसरा एक व्यक्ति था घोष कोई ऐसा नाम, और उसके दोनों के बीच में यानी एक स्पर्धा हो गई, और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट की बात आई। तो नलिनी बनी मनोरमा के वकील, और जाकर फीस ली उसने दूसरे की तरफ से, और ये शारदा फंड को से जो पैसा मिला उसको दबाने की कोशिश की। सीबीआई को पता लग गया, अब उन्होंने समन्स भेज दी। तो लगता है कि सारा परिवार, बेटा, माँ और बाप, तीनों को एक साथ परिवार के रूप में रहने के लिए तिहाड़ जेल में मौका मिलेगा भविष्य में। फिर तो आपको फैमिली कॉम्प्लेक्स खोलना पड़ेगा।
हाँ, 2 फैमिली का कॉम्प्लेक्स। और ये खुद एक दूसरी सोनिया कौन और सी? उनका बेटा और नहीं, एक और रॉयल फैमिली की तो रॉयल फैमिली को भी तो आप जेल भेजने वाले हैं। कमेटी तिहाड़ जेल में हो सकता है। बिल्कुल, तो मैं कहता हूं कांग्रेस का वर्किंग कमेटी भी जेल में हो सकती है। चलिए, शायद हिंदुस्तान इस दिन को देखना चाहता है। बात केवल दल तक की नहीं है, बल्कि उसके द्वारा निर्माण किए गए दल की है। और इसलिए आज की इस मुद्दे में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने टाइम निकाला, हमारे साथ जुड़े रहे। स्वामी जी, मैं आपका आभारी हूं। हम चाहते हैं कि आपको बार बार लोगों के सामने लेकर आए, क्योंकि आपके पास जो सत्य है, उस सत्य को बोलने की ताकत भी केवल आप ही के पास है। और इसलिए हिंदुस्तान के सामने हम आपको बार बार लेकर आते रहेंगे। आज समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तमाम कॉलर्स के भी हम आभारी हैं जिन्होंने आज के कार्यक्रम में समय दिया। चिदंबरम के लिए हमको कटु शब्दों का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कुकर्म इतना गंदा है कि डिक्शनरी में अच्छे शब्दों के द्वारा उसके खिलाफ अपने अभिव्यक्ति को, गुस्से को हम नहीं निकाल सकते। लेकिन ये मजबूरी है और इस मजबूरी को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के राजनेता ऐसा मानते हैं कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनके नंगा नाच के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, और सत्ता में जाने के बाद राजनीति का तमका लगाकर किसी भी आरोप से बचा जा सकता है। लेकिन अब किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके तब जब हिंदुस्तान जाग रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।